हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के बारे में जो क्रमशः लगभग हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। यानी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होनी चाहिए इन शासकों से संबंधित, तो वो सब लगभग हम लोग पूरा जान चुके हैं। आज से हम लोग जो है जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज स्पेशली इस क्लास में जो हम लोग जहांगीर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन से संबंधित तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तो जिन दोस्तों ने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की है, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वो लोग जो है मुग़ल काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए वो पिछली जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देख लें, ताकि एग्ज़ाम्स में जो है आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और जहांगीर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका शासनकाल जानेंगे। जहांगीर का जो शासनकाल है आपका 1605 से 1627 के बीच माना जाता है। हालांकि मूल रूप से इसका शासनकाल आपका 1605 से 1627 के बीच ही माना जाता है, किंतु इसको दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक आपका 1605 से लेकर के आपका 1611, यहाँ जो है यानी 1605 से 1611 के बीच जो है वह स्वतंत्र शासक के रूप में जो है शासन प्रशासन को संभालता है। किंतु 1611 में जो है उसकी नूरजहाँ के साथ उसका विवाह होता है और ये जो है 1611 से जो है 1627 के बीच जो है इसका शासन जो है नूरजहाँ के प्रभाव में चलता है। यानी कि शासन प्रशासन पे जो है नूरजहाँ का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये इसलिए जो है इसको दो भागों में जो है इसके शासन को बांट के पढ़ने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये आपका पहला आपका काल हो जाएगा 1605 से 1611 और दूसरा हो जाएगा आपका 1611 से आपका 1627। यानी एक स्वतंत्र शासक के रूप में और एक जो है प्रभावहीन शासक के रूप में उसका कार्यकाल देखा जाता है। दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग जो है दोस्तों इसके जीवन के प्रारंभिक बातों को, तथ्यों को जानते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका जन्म है जो दोस्तों, यह जो है 30 अगस्त 1569 में होता है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म होता है और इस फतेहपुर सीकरी में जो है सलीम चिश्ती के दरगाह पर जो है उसकी कुटिया में ही जो है इनका जन्म होता है आपका जहांगीर का 1569 ईस्वी में। तो ये जो फतेहपुर सीकरी में जो सलीम चिश्ती के दरगाह में जो है दरगाह की कुटिया में जो इनका जन्म होता है, इस वजह से जो है जो अकबर है इनका नाम सलीम रखते हैं। क्योंकि ये जो सलीम इसलिए भी इसका नामकरण होता है दोस्तों, अकबर इसलिए भी इनका नाम सलीम रखते हैं क्योंकि ये जो शेख रहते हैं आपका सलीम, उनके यानी उनके पास जो है या इस पुत्र को मांगने जाते हैं उनके दरगाह पर, और उसके बाद जो है उस दरगाह पर ही जो है फतेहपुर सीकरी में उनकी कुटिया में जो है इसका यानी सलीम का या जहांगीर का जन्म होता है। तो इस वजह से भी जो इनका नाम सलीम पड़ता है। तो ये इसका बचपन का नाम भी आपका कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या हो गया दोस्तों? सलीम। इनके पिता तो जान ही रहे हैं आप लोग कि इनके पिता अकबर रहते हैं और इनकी जो माता रहती है हरका बाई रहती है, जो जोधा के नाम से भी जानी जाती है। यानी इतिहास में आपको हरका बाई या हरखा बाई के नाम से ही जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, जोधा बाई से नहीं पूछा जाएगा। और ये हरका बाई जो है दोस्तों एक राजपूत शासक की पुत्री रहती है और ये इसे जो है यानी विवाह के पश्चात जो है मरियम उजमानी के नाम से पुकारा जाता है। यानी चूँकि यह एक राजपूत राजकुमारी रहती है और इसका विवाह अकबर के साथ यानी एक मुस्लिम शासक के साथ होता है, तो इस वजह से शादी के पश्चात जो यह मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती है। तो जब यह यानी अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, तो वहीं जो है 3 नवंबर 1605 को ही जो है इसका राज्याभिषेक होता है। तो इसके राज्याभिषेक के साथ ही यानी यह जब राजा बन जाता है, तो यह जो है नूरुद्दीन
मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है। यानी शासक बनने के साथ ही जो यह नूरुद्दीन, कहीं कहीं नसरुद्दीन भी दिया रहता है दोस्तों, कहीं कहीं नूरुद्दीन भी दिया रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया, जैसा ऑप्शन में रहेगा एग्ज़ाम्स में उस तरह से आपको टिक करना है। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की जो है यह उपाधि धारण करता है राज्याभिषेक के बाद, यानी शासक बनने के साथ ही। एक गाजी की उपाधि जो है दोस्तों, इसके पहले मुग़ल शासक बाबर भी धारण करता है जब वह राणा सांगा को हराता है, तो वह भी जो है गाजी की उपाधि धारण करता था, यानी किया था आपका मुग़ल शासक बाबर। और यह भी जो है आपका जहांगीर भी जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। तो इसके शासक बनने के पहले जो है दोस्तों एक कहानी है, एक रोचक तथ्य है कि जब अकबर चूँकि एक लंबे समय तक जो है शासन प्रशासन को संभालता है, उस काल तक यानी उसकी मृत्यु जो है नहीं हो रही होती है, और यह जो है आपका सलीम जो है या यानी कि यह युवावस्था को पार कर रहा होता है। मतलब समझिए कि 69 में जो है इसका जन्म होता है और 1605 में जो है अकबर की मृत्यु होती है। तो यह जो है शासक बनने के लिए जो अधीर हो रहा होता है, और अकबर जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा होता, वह राजगद्दी को छोड़ नहीं रहा होता है। तो यहाँ अकबर के अंतिम दिनों में जो है यह सलीम जो है जहांगीर या आपका अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है। हालांकि यह विद्रोह भर कर के सामने नहीं आता है, और धीरे धीरे जो है मतलब कि जो विद्रोह है इसका पारिवारिक तौर पर जो है समेट लिया जाता है। किंतु फिर भी जो है अंतिम समय में जो है इसका विद्रोह देखने को मिलता है अकबर के खिलाफ। तो अकबर जब मरने लगता है तो वह अपना उत्तराधिकारी जो है आपका सलीम को ही सौंप करके जाता है। हालांकि सलीम उसका आखिरी ऑप्शन था दोस्तों, क्योंकि उसके जो अन्य 2 पुत्र थे दानियाल और मुरीद, उसकी तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो उत्तराधिकार के रूप में इकलौता सलीम ही बचता है। तो अकबर जो है अपनी मृत्यु के पहले जो है इसे अपना उत्तराधिकारी बना करके जाता है। तो इस प्रकार जो है वह आपका मुग़ल वंश का अगला शासक बनता है, और यह उपाधि वह धारण करता है। अब उसके हम लोग पारिवारिक संबंधों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे भी जोड़ करके अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो उसने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों, कई विवाह उसने किए थे। सबसे पहले उसका विवाह जो होता है मानबाई के साथ होता है, और ये मानबाई जो दोस्तों ये हरकाबाई का भाई रहता है आपका भगवान दास, उसकी ही पुत्री रहती है मानबाई। यानी कि जहांगीर अपने ही मामा की पुत्री के साथ जो है विवाह करता है, जो कि मानबाई रहती है, और इस मानबाई से ही जो आपका पुत्र पैदा होता है आपका, जो कि खुसरो, जिसका नाम रखा था। इस खुसरो के बारे में जानेंगे दोस्तों। यह जो है विद्रोह कर देता है अपने पिता के खिलाफ, तो ये खुसरो इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसका दूसरा विवाह जो है दोस्तों, यानी द्वितीय पत्नी जो है जगत गोसाई रहती है। इसे दोस्तों जोधाबाई के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। तो इसकी माता का भी नाम दोस्तों, यानी जहांगीर की माता का भी नाम हरकाबाई को जोधा के नाम से जाना जाता है, और उसकी एक पत्नी भी रहती है जगत गोसाई, यह भी एक राजपूत शासक की पुत्री रहती है दोस्तों। यह जो है जोधाबाई के नाम से यह भी जानी जाती है। तो इससे जो पुत्र होता है दोस्तों वह खुर्रम उसका नाम रहता है। यही जो है आपका शाहजहाँ के नाम से जाना जाएगा। यानी ये खुर्रम जो कि जगत गोसाई का पुत्र रहता है, यह आगे चल के शाहजहाँ की उपाधि धारण करेगा, यानी शाहजहाँ के नाम से यह जाना जाएगा। इसकी तृतीय जो पत्नी रहती है, यानी तृतीय विवाह जो है इसका रुखसाना बानो के साथ होता है। इसके द्वारा जो है शहरयार नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। चौथी पत्नी यानी चौथा विवाह जो है इसका सलमा बानो से होता है, और इससे जो है परवेज नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके बाद इसकी 5वीं और अंतिम जो शादी है दोस्तों वह नूरजहाँ से होता है आपका 1611 में,
और यह विवाह जो है इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। इस विवाह के पश्चात जो है उसके जीवन की सारी परिस्थितियाँ जो है बदल कर रह जाती है। तो यह जो है आपका अंतिम विवाह रहता है आपका जहांगीर का। लेकिन इन वैवाहिक संबंधों के पहले भी एक उसकी बहुत प्रेम कहानी जो है विख्यात रहती है दोस्तों, वह है अनारकली से प्रेम। तो इस पर जो है कई फिल्में भी बनाई गई है, कई सीरियल्स भी बनाए गए हैं। इसके पुस्तकों में इसके बारे में अलग अलग घटनाएं अलग अलग तौर पर जो है दी गई है, किंतु इससे इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो इस वजह से हम लोग जो है इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इसका एक सबूत एक प्रमाण ये मिलता है दोस्तों कि 1615 में जो है लाहौर में जो है जहांगीर के द्वारा मकबरा बनवाया जाता है अनारकली के लिए, यानी अनारकली की उस समय तक जो मृत्यु हो चुकी होती है और वहाँ जो है उसके याद में एक मकबरा बनाता है आपका लाहौर में जहांगीर, और उस मकबरे पर लिखवाता है कि अगर तुम्हारी मृत्यु से पहले एक बार मुझे तुम्हारी दर्शन हो जाते तो मैं जो है अल्लाह का अंतिम समय तक जो है शुक्रगुजार, यानी क़यामत तक जो है मैं उनका शुक्रगुजार रहता। तो कहीं ना कहीं यह तथ्य जो है जो कि मकबरे पर लिखवाया गया है जहांगीर के द्वारा, तो यह साबित करती है दोस्तों कि उसका प्रेम जो है गहरा था और सच्चा भी था। तो ये इसका वैवाहिक संबंध जो ये पांचों जो विवाह किए उसने, इससे पहले की यह घटना है आपका अनारकली से उसका प्रेम। उस समय जो इसकी आयु 13-14 वर्ष की आयु में यह रहता है, जब यह अनारकली जो है उसके दरबार की नर्तकी रहती है, उसके साथ जो है इसका प्रेम रहता है। तो ये इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए हम लोगों को जो है इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। तो जब यह शासक बन जाता है दोस्तों जहांगीर, तो वह जो है शासक बनने के साथ ही जो है सबसे पहले जो न्याय की जंजीर वह लगाता है। तो ये न्याय की जो जंजीर है दोस्तों, इसे जंजीर अदली भी कहा जाता था। तो ये जो जंजीर है दोस्तों, यह आगरे के किले के शाहबुर्जी यानी मीनार से और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के स्तंभ तक जो है यह सोने की जंजीर लगवाई गई थी। और यह सोने की जंजीर में लगभग दोस्तों 50 से 60 घंटियाँ लगवाई गई थी। कहीं कहीं 50 दिया हुआ है, किसी किसी पुस्तक में जो है 60 दिया गया है। तो आंकड़े पे हम लोगों को नहीं जाना है, बस मूल बात यह है कि यह जो है न्याय की जंजीर, जिसे जंजीरें अदली कहा जाता था, यह जो है आपका जहांगीर के द्वारा लगवाया जाता है, जो कि आपका आगरे के किले के मीनार से और यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ तक जो है यह जंजीर लगवाई गई थी। और इसका नियम था दोस्तों कि यह कोई भी जो है यानी राज्य का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, आम व्यक्ति जो है वह शासक से गुहार न्याय की लगवा सकता है। उसका कोई वक्त निर्धारित नहीं था, यानी कि वह रात दिन कभी भी जो है इस यानी जंजीर अदली को जो है वह आपको घंटी बजा सकता था और राजा से जो है न्याय की गुहार लगा सकता था। तो ये शासक बनने के साथ ही जो उसका पहला कार्य था आपका जंजीर अदली, जिसे न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है। तो ये जहांगीर के यानी शासन प्रशासन के सबसे पहला कार्य ये आपका न्याय की जंजीर थी। आगे हम लोग उसके प्रारंभिक शासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जब वह शासक बनता है 1605 में अकबर की मृत्यु के साथ, तो ठीक उसी समय यानी अगले ही साल जो है 1606 में जो है आपका उसका जो पुत्र रहता है खुसरो, जिसकी माता आपका रहती है मानबाई, जो कि हरका बाई की भतीजी रहती है, भाई की पुत्री रहती है। उससे जो पुत्र प्राप्त होता है खुसरो, यह खुसरो जो है वह जहांगीर के शासक बनने के अगले ही साल यानी शासक बनता है 5 में और 6 में वह विद्रोह कर देता है खुसरो अपने पिता के खिलाफ। तो यहाँ भी होता क्या है दोस्तों, जब जहांगीर शासक बनता है उस समय जो है यह खुसरो लगभग 20-22 साल का लड़का रहता है।
यानी कि 20-22 वर्ष की आयु का यह रहता है। तो यहाँ पे यह अंदाज़ा लगाता है कि अगर मेरे पिता 20-22 साल भी अगर शासन करते हैं और तो मैं जो है तब तक शासन के यानी उसकी आयु जो है 40-45 की हो जाएगी। तो इस वजह से वह क्या करता है, अपने पिता के राजा बनने के अगले साल ही जो यानी 1606 में ही जो है आपका वह विद्रोह कर देता है अपने पिता के खिलाफ। यानी जो जहांगीर ने अपने पिता के साथ किया था अंतिम दिनों में, यानी अकबर के अंतिम शासनकाल में जहांगीर ने जो है विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ, तो ये जो आपका यानी खुसरो रहता है ये जहांगीर से भी 4 कदम आगे निकल जाता है और यह जो है अपने पिता के आरंभिक दिनों में ही जो है विद्रोह पर उतर जाता है। तो इसके बाद जब यह विद्रोह पर उतरता है तो यह बाहर निकल जाता है अपने राज्य से और यह जो है सिखों के 5वें गुरु रहते हैं गुरु अर्जुन देव, इसके पास जाते हैं और गुरु अर्जुन देव से वह जो है आशीर्वाद लेते हैं, मदद मांगते हैं और गुरु अर्जुन देव जो है उनको मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद इसका जो यानी जो जहांगीर रहता है अपने पुत्र का पीछा करवाता है और इन दोनों के बीच यानी जहांगीर और खुसरो के बीच जो है आपका भैरावल के मैदान में जो है आमना सामना होता है आपका 1606 में। तो यहाँ जो है खुसरो आपका हार जाता है, जहांगीर की सेना जो है जीत जाती है और खुसरो जो है पकड़ा जाता है। तो खुसरो को पकड़ के क्या किया जाता है कि जेल में डाल दिया जाता है, कारागार में। तो 1607 में जो है 1607 में जो है खुसरो को आज़ाद कर दिया जाता है। तो जब खुसरो आज़ाद होता है 1607 में तो वह क्या करता है, अपने पिता की मृत्यु का जो है षड्यंत्र रचने लगता है। तो यहाँ पर जो है जहांगीर बहुत क्रोधित हो जाता है और कहा जाता है कि उसकी दोनों आंखें जो है निकलवा दी जाती है और फिर से उसे जो है जेल में डाल दिया जाता है। तो जब उसे जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों आंखें निकलवा के, तो वहाँ क्या करता है 1621 में जो खुसरो का भाई रहता है शाहजहाँ, वह उसकी हत्या करवा देता है। तो शाहजहाँ का चूँकि बड़ा भाई रहता है एक, यानी शाहजहाँ जो है आपका जगत गोसाई का पुत्र रहता है और खुसरो मानबाई का, यानी पिता तो दोनों का एक ही रहता है लेकिन माता चूँकि अलग रहती है और खुसरो बड़ा पुत्र रहता है जहांगीर का। तो शाहजहाँ को ऐसा लगता है, यानी शाहजहाँ जो कि खुर्रम के नाम से जाना जाता था, तो खुर्रम को ऐसा लगता है दोस्तों कि चूँकि खुसरो है जो जहांगीर का बड़ा पुत्र है तो कहीं जो है उसको उत्तराधिकार ना मिल जाए। तो इस वजह से जेल में ही क्या करता है कि कुछ जो है कैदियों की मदद लेता है और उसकी हत्या करवा देता है। तो खुसरो की हत्या आपका शाहजहाँ के द्वारा 1621 में करवा दी जाती है। और चूँकि खुसरो का मदद जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव किए रहते हैं, तो उनको जो है जहांगीर जो है दरबार में बुलाते हैं और उनको जो है जुर्माने के रूप में कुछ रकम अदा करने के लिए कहा जाता है। तो चूँकि अर्जुन देव जो है मना कर देते हैं उस जुर्माने को भरने के लिए, तो इस वजह से जो है उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा जहांगीर के द्वारा दी जाती। तो यहाँ से जो है आपका यानी खुसरो का भी अंत हो जाता है और जहाँ आपका सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का। तो कहा जाता है कि यहाँ से जो है दोस्तों मुग़लों का और जो सिखों का संबंध जो है बिगड़ना आरंभ हो जाता है। और अकबर के शासनकाल में हमने देखा था दोस्तों, जो अकबर जो रहता है वह अमृतसर नामक जगह में जो है मंदिर निर्माण के लिए जो है ज़मीन अकबर के द्वारा ही मुहैया करवाई जाती है आपको सिखों को। किंतु यहाँ से सिखों और मुग़लों के बीच संबंध जो है बिगड़ना आरंभ होता है। उसके बाद जो है औरंगज़ेब के शासनकाल में हम लोग देखेंगे कि जो सिखों के 9वें गुरु रहते हैं आपके 9वें गुरु तेग बहादुर, उनकी भी जो हत्या आपका औरंगज़ेब के द्वारा कर दी जाती है। तो वो हम लोग औरंगज़ेब वाले क्लास में देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ से जो दोनों यानी मुग़लों और सिखों के जो संबंध बिगड़ना आरंभ हो गया था। तो ये आपका खुसरो के विद्रोह से संबंधित जानकारी थी दोस्तों। अगला जो उसका मेवाड़ पर विजय का आरंभ
बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों ये मेवाड़ जो है, मेवाड़ आपका अकबर के शासनकाल से ही जो है एक चिंता का विषय था। अकबर जो है कभी भी पूर्ण रूप से मेवाड़ पर शासन नहीं कर पाया था, और जो महाराणा प्रताप है उसके जीते जी वह पूरी तरह से जो है अकबर भी शासन नहीं कर पाया था मेवाड़ पर, सिर्फ चित्तौड़ के किले को वह जीत पाया था। तो जब जहांगीर शासक बनता है आपका, तो चूँकि इसको पता रहता है कि मेरे पिता भी जो है उस क्षेत्र को जीत नहीं पाया था, एक शक्तिशाली शासक, एक शक्तिशाली साम्राज्य आपका रहता है मेवाड़। तो जब यह शासक बनता है तो अपने आरंभिक दिनों से ही जो उस मेवाड़ पर जो है हमले करना आरंभ करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे जीते बिना जो है वह उसका क्षेत्र, उसका राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो यह मेवाड़ पर जो है आरंभ से ही आक्रमण प्रारंभ करता है। किंतु उस समय जो है उस यानी अकबर के समय तक ही हम लोग देखे थे कि महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हो चुकी थी, और उसका बेटा जो है शासक बनता है अमर सिंह। तो ये अमर सिंह जो शासक बनता है, तो इसके शासनकाल में आपका जहांगीर जो है बार बार आक्रमण करवाता है, किंतु अमर सिंह जो है उसके सारे आक्रमणों को है जो निष्फल कर देता है। तो बाद में यह क्या करता है, जहांगीर जो है अपने पुत्र जो है खुर्रम को 1613 में जो है मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजता है। तो जब यह जहांगीर खुर्रम को यानी शाहजहां को आक्रमण के लिए भेजता है दोस्तों, तो ये वहाँ पर जाकर के बहुत कत्लेआम मचाता है, किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाता है, खेतों को रौंद डालता है। तो एक शासक का जब किले पर युद्ध हो, लड़ाई हो या सेना के साथ युद्ध हो, तो वहाँ जीत और हार आसान होती है, किंतु जब किसी शासक के द्वारा जनसाधारण पर आक्रमण हो, उसको नुकसान पहुँचाया जाए, तो वहाँ सुरक्षा यानी अपने जनसाधारण को सुरक्षित रखना किसी भी शासक के लिए मुश्किल होता। तो यहाँ शाहजहाँ चूँकि कत्लेआम मचाता है खुर्रम आपका मेवाड़ पर जाकर के, तो बड़े पैमाने पर जो कि कत्लेआम से वह घबरा जाता है आपका कौन, तो अमर सिंह। तो ये अमर सिंह क्या करता है, हार करके जो संधि के लिए तैयार होता है। तो इन दोनों के बीच जो यानी मेवाड़ और आपका प्लस मुगलों के बीच जो है संधि होती है। तो मेवाड़ और मुगलों के बीच जो संधि होती है, तो इसके 4 आधार होते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो है अमर सिंह जो है यानी मुगलों की अधीनता को स्वीकार करता है, यानी वह स्वीकार करता है कि वह मुगलों के अधीन है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, वह रहता है वैवाहिक संबंधों की राजा के द्वारा मनाही, राणा के द्वारा। तो ये जो अमर सिंह रहता है दोस्तों, यह जो है संधि में स्पष्ट करवाता है कि मुगलों और जो है राजपूतों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। मीन्स जो हमने अकबर के शासनकाल में देखा कि अकबर के द्वारा कई राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए गए थे, वहीं जो यह जहांगीर भी है दोस्तों, यह भी देखिए आपका जगत गोसाई और मानबाई हिंदू राजकुमारियाँ रहती है, राजपूत राजकुमारियाँ रहती है, इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो ये अमर सिंह उस वैवाहिक संबंध को बनाने से इनकार करता है, यानी उस संधि में ही लिखवा लेता है कि राजपूतों और मुगलों के बीच जो वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे। तो ये इसका दूसरा मुख्य बिंदु रहता है इस संधि का। तो तीसरा रहता है उसका पुत्र रहता है, यानी कि आपका अमर सिंह का पुत्र रहता है करण सिंह, वह जो मुगलों के दरबार में भेजा जाता है। यानी अमर सिंह कभी भी जो मुगलों के दरबार में हाजिर नहीं होने का शर्त में बात रखवाता है, वह कभी भी उसके मुगलों के दरबार में हाजिर नहीं होता है, कभी भी उनके आगे सर नहीं झुकाता, किंतु अपने पुत्र करण सिंह को जो है मुगल दरबार वह भेजता है। उसके बाद चित्तौड़ का किला जो है कि अकबर के द्वारा ही दोस्तों जीता गया था, वह चित्तौड़ का किला भी जो है राणा को यानी अमर सिंह को लौटा दिया जाता है, किंतु एक शर्त रखा जाता है कि उसकी घेराबंदी यानी किले की घेराबंदी नहीं की जाएगी, किले का मजबूतीकरण नहीं किया जाएगा, किले का सुदृढ़ीकरण नहीं किया जाएगा। तो इन शर्तों के साथ जो है आपका ये संधि 1605 में की जाती है मेवाड़ और मुगलों के बीच। तो कुल मिलाकर यह जो है सम्मानजनक संधि रहती है दोस्तों। इसमें जो अमर सिंह का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसकी जो शर्तें रहती है वह मुगलों के द्वारा जो है मान ली जाती है। तो इस संधि के साथ जो है मेवाड़ का विलय जो है आपका मुगलों में
हो जाता है, यानी मुग़लों के अधीन मेवाड़ हो जाती है। तो ये थे दोस्तों जहांगीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगली क्लास में जहांगीर के जीवन से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मुग़ल काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी जो है मैं डाल रही हूँ, मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जिन दोस्तों ने अपलोड यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो क्वेश्चन सेट डाला गया है उनको नहीं देखा है, तो एग्ज़ाम्स में जो है बेहतर स्कोर के लिए आप लोग जो है उसको यानी उस ऑब्जेक्टिव सेट्स को भी ज़रूर देखिए, ताकि आप एग्ज़ाम्स में जो है बेहतर स्कोर कर पाए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।